कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत औरत को लेके जिसकी शादी होती है और 2 बच्चे होते हैं। लेकिन एक रोज एक शराब की वजह से वो अपनी बच्चे को ही मार देती हैं और आखिर में वो किस तरीके से खुद को मारने के बाद दोबारा इस दुनिया में वापस लौट आती हैं और बच्चों को मारती हैं। वो किस लिए बच्चों को मारती है और मरने के बाद उसे क्या मिलती है, हमारी कहानी आज इसी के ऊपर। तकरीबन आज से 500 साल पहले एक जगह पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। उसकी शादी होती है और शादी के बाद 2 खूबसूरत बच्चे भी होते हैं। एक रोज वो लड़की अपनी पति और अपनी फैमिली के साथ एक जंगल के किनारे घूमने के लिए जाती है, लेकिन किसी एक शक्ति की वजह से एक लॉकेट वो अपने गले में डालते ही अपने एक बच्चे को लेके जंगल के अंदर जाके पानी के अंदर डुबो के मार देती हैं। लेकिन वो लड़की अपने ही बच्चों को किस लिए मार देती है, अब इस कहानी को याद रखिए क्योंकि हमारी कहानी में इस कहानी की बड़ी ही ज़रूरत है। इसके बाद हमारी कहानी की टाइमलाइन चेंज होती है आज की आधुनिक दुनिया में 1970 के दशक में, जहाँ पे एक परिवार है और परिवार में 3 जने हैं। लड़की के नाम सेमंथा और लड़का का नाम क्रिस। उनकी मॉम की नाम होती है एना, जो एक ऐसी ऑफिस में काम करती है जो एक तरह की चाइल्ड सर्विस ही कही जाएगी। एना तैयार होकर अपने दोनों बच्चे को तैयार करके स्कूल में छोड़ के अपनी ऑफिस में जाती है और दूसरे दिनों की तरह एना आज भी ऑफिस में काम कर रही थी। उसी टाइम पे ऑफिस की बॉस आके डोना नाम की उस औरत को एक काम देती है जो काम पहले एना संभाल रही थी। दरअसल पैट्रिशिया नाम की एक औरत है जो अपने ही बच्चों के ऊपर उनके हिसाब से ज्यादती कर रही थी। ये बातें सुनते ही एना कहती है, पैट्रिशिया मुझे जानती है। एना की ये बातें सुन के बॉस को लगने लगा ये बात तो सही है। फिर पैट्रिशिया के साथ मुलाकात करने के लिए एना के साथ एक और पुलिस वाले को भेजा गया। दरवाजे में खटखटाते ही पैट्रिशिया अंदर से दरवाजा खोलती है। एना बातें करने के बाद वो सिर्फ एना को ही अंदर जाने देती है। एना पैट्रिशिया को पूछती है, तुम्हारी 2 बेटे कहाँ पे हैं? पैट्रिशिया कही वो दोनों काफी सुरक्षित जगह पर हैं। पैट्रिशिया अपने घर के अंदर चारों तरफ कैंडल जलाई है और उसी टाइम में पैट्रिशिया एना को कहती है, क्या तुम्हें वो आवाजें सुनाई दे रही हैं? एना कहती है, बिल्कुल नहीं। ये बातें कहने के बाद ही पैट्रिशिया वहां से चली जाती है किसी चीज को लेने के लिए और इसी टाइम पे एना पैट्रिशिया के दोनों बच्चे को ढूंढते हुए आखिर में एक बंद दरवाजे के सामने खड़ी होके अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश करती है। उसी टाइम पे पैट्रिशिया वहीं पे एना को अपनी कर्कश आवाज में कहती है, उस दरवाजे से दूर हो जाओ। और उसी टाइम पे पैट्रिशिया एना के ऊपर कूद पड़ती है। उसके गले में चाबी लटक रही थी, उसे खींच लेती है एना। इतने में एना उस चाबी के जरिए दरवाजा खोलते ही देखी पैट्रिशिया के दोनों बेटे बैठे हुए हैं। एना को देखते ही वो दोनों बच्चे तभी कहते हैं, दरवाजा बंद कर दो, वो हमें मार देंगे। यहाँ पे एना समझ रही थी उसकी मम्मी की बात कर रहे हैं दोनों बच्चे, लेकिन दरअसल वो दोनों बच्चे कुछ और बातें कर रहे थे जिनके बारे में एना को अंदाजा ही नहीं। सरकारी आदमी होने की वजह से पैट्रिशिया के बच्चे को एक सरकारी जगह पे रखे जाते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छे खाने, अच्छे पोशाक मिलेंगे। बड़े लड़के का नाम होते हैं तोमास और छोटे का नाम कार्लोस। इतने में एना तभी कार्लोस के हाथ में चोट देखती है। पूछते, क्या तुम्हारी मॉम ने ये काम किए? कार्लोस कहा, मॉम ने नहीं, उसने किए, यानी और कोई औरत है जो ये काम किए। एना कहती है, तुम दोनों यहाँ पे सुरक्षित हो। तभी कार्लोस कहा, हम कहीं पे भी सुरक्षित नहीं। लेकिन सवाल यह है कि वो दोनों बच्चे आखिरकार किससे डर रहे थे और उसी का नमूना हमें मिलते हैं अगले टाइम पे ही। एक रोज रात को एना अपने बच्चों को लेके सो गए थे बिस्तर में। पैट्रिशिया के दोनों बच्चे को उसी बिल्डिंग में रखा गया था। उसी टाइम पे तोमास अपने बिस्तर से उठ के चलने लगी थी और पीछे पीछे उसके भाई कार्लोस उसे बुला रहे थे। और उसी टाइम पे वो दोनों पीछे मुड़ते ही देखी एक औरत खड़ी हुई है जिनके शरीर में सफेद कपड़े हैं और वो औरत उन दोनों को मार देते हैं। तब तक सवेरा होने वाले थे और उसी टाइम पे एना के पास फोन जाती है। वो अपने दोनों बच्चे को गाड़ी में लेके घटना स्थल में जाके देखा तो दोनों बच्चे को मरे मिलते हैं नदी के पानी में। और उसी टाइम पे पीछे पैट्रिशिया भी आई थी अपने बच्चों को देखने के लिए। चिल्ला के रोते हुए एना को कहती है, तुमने मेरे बच्चों को मार दिए, बस एक ही रात बची थी, उससे छुटकारा मिल जाता, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिए। ये बातें सुनते ही अपने दिमाग में शौक लगते ही एना जाके पैट्रिशिया को पूछती है, किससे? पैट्रिशिया बताती है, उसका नाम है ला योरोना। और ला योरोना अपनी अगली शिकार एना के बच्चों को ही बना लेती है।
दरअसल क्रिस तभी अपनी गाड़ी से उतर के अपनी मॉम को देखने जाती है और उसी टाइम पे क्रिस को सुनाई देते हैं एक औरत की रोने की आवाजें। एक ही सेकंड के अंदर वो औरत उसके सामने पहुंच जाती है, क्रिस के हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन क्रिस खुद को छुड़ा के गाड़ी के अंदर चले गए। लेकिन वो अपनी मॉम को इसके बारे में कुछ भी बताते नहीं। फिर जितनी रात बाकी थी उसी रात को सोने के लिए अपने बेटे को घर में सुला देते हैं। लेकिन उसी टाइम पे देखा जाता है क्रिस के हाथ में भी उन दो बच्चों को तरह निशान पड़ गए थे, क्योंकि ला योरोना क्रिस की उसी हाथ को पकड़ी थी। फिर दूसरे दिन ही एना पार्टिसिपेट करती है पैट्रिसिया की दोनों बच्चों की फ्यूनरल में, और वहीं पे खड़े थे फादर पेरेज। एना तभी फादर पेरेज को कहती है कि आपने ला योरोना के बारे में कुछ जानते हैं। ये बातें सुन के कुछ देर के लिए फादर पेरेज वहीं पे मौन खड़ा रहा और आखिर में एना को लेके चर्च के अंदर जाके सभी कुछ बातें बताते हैं। तकरीबन 500 साल पहले ला योरोना मेक्सिको की सबसे खूबसूरत लड़की के नाम से परिचित हुआ करती थी। उसकी शादी होती है, 2 बच्चे होते हैं, लेकिन एक रोज किसी कर्ज की वजह से वो अपने ही दोनों बच्चे को मार देती है पानी में डुबो के। लेकिन जब तक उसे होश आती है तब तक वो पूरी तरीके से टूट जाती है और आखिर में खुद को ही मार देती है। और वो लौट आती है एक बहुत ही खतरनाक आत्मा के रूप में, और उसके बाद ही वो बच्चों को मारने लगी, क्योंकि उसे लगता है बच्चों को मारने के बाद ही वो अपनी बच्चे को वापस पाएगी। दरअसल ये जो कहानियां हैं ला योरोना के बारे में, ये काफी फोकलोर कहानी है, यानी इंसानों की मुंह में प्रचलित है। फादर पेरेज की मुंह से सुनने के बाद भी एना यकीन नहीं करती, लेकिन एना के ही घर में उसकी बेटी बाहर खेल रही थी और उसी टाइम पे घर की यार्ड में वो चली गई थी और उसे भी रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। और वहां पे भी ला योरोना अपनी सफेद ड्रेस में आके उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो किसी भी तरह डर के बिल्कुल ही दौड़ के अपने घर के अंदर चली जाती हैं। और इसी तरीके से ला योरोना धीरे धीरे एना की दोनों बच्चे को ही अपने निशाना बना लिए, यानी उनके हाथों पे निशान दे दिए। फिर जब तक एना अपने घर में वापस आती है वो अपनी बेटी को पाती है दूसरी मंजिल की खिड़की के पीछे के बिस्तर में। वो गुमसुम सी बैठी हुई थी। एना की नजर जाती है उसकी बेटी के हाथ में। पूछते ही उसकी बेटी झूठ बोल देती है, मैं गिर गई थी। जैसे कि एना के 2 बच्चों ने ही उस औरत को देखी है और इसीलिए दोनों बच्चे ही अपने ही मन में बहुत ही डरे हुए थे। और उसी रात को एना के साथ मिलने के लिए करंट बॉयफ्रेंड आते हैं जिसका नाम कूपर। दरअसल कूपर यहाँ पे आया है एना को दोबारा पैट्रिसिया के साथ बातें करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि पैट्रिसिया खुद ही अपने दोनों बच्चे को मार दिए हैं। उसी रात को एना अपने बिस्तर में बैठ के पैट्रिसिया के सभी फोटो को देख रही थी और उसी टाइम पे उसे नीचे से आवाजें सुनाई देते हैं। घर की बिजली बंद हो गई थी और वो नीचे धीरे धीरे आते ही देखी किचन की दरवाजा किसी ने खुला छोड़ दिया और वो अपने आप ही लग रहे हैं, बंद हो रहे हैं। नीचे उतर के दरवाजे के करीब जाते ही वो देखती हैं उसके बड़े बेटे क्रिस वो दरवाजा को खोल रहे हैं और लगा रहे हैं। अपने बेटे को पीछे खींचते ही उसे पूछती है, लेकिन उसके बेटे की आंखें बंद थी और इतने में वो दरवाजा तभी अपने आप ही बहुत ही जोर से लग जाते हैं। लेकिन एना को ये समझ में आ रही थी कि उसकी बेटी अपनी नींद में चलते हुए यहाँ पे चले आए थे। अपनी बेटी को उसके कमरे में सुलाने के बाद ही वो जैसे ही अपनी बेटी की कमरे की तरफ नजर देती हैं उसके घर की कमरे की दरवाजा खुल जाता है और उसी टाइम पे वो दरवाजा अपने आप ही लगने वाले थे। दरवाजे में दर्पण लगी हुई थी यानी शीशे, और उसी शीशे में उसे दिखाई देते हैं एक औरत जो सफेद कपड़े में लिपटी हुई है, जिसकी मुंह को सफेद कपड़े के जरिए ढका गया था। ला योरोना तभी उसी कमरे में एना को बंद कर देती है। ला योरोना हाजिर होती है, वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो चिल्लाने लगी थी और उसी टाइम पे उसकी दोनों बेटे बेटी दरवाजा खोलती हैं। देखी वहां पे कोई भी चौथे शख्स नहीं है। इस घटना की वजह से एना पूरी तरीके से डर जाती है और अपने बच्चे को अपनी कमरे के बिस्तर में सुला के वो पूरी रात ही सोफे के ऊपर बैठी रही। सवेरा होते ही वो तैयार होके जेल के अंदर जाती है पैट्रिसिया के साथ मुलाकात करने। वो सामने बैठती है, पैट्रिसिया वही से बातें उसे बताने लगती है और आखिर में कहती है, मैं दुआ कर चुकी उस औरत से जिसके नाम ला योरोना, ताकि वो तुम्हारे बच्चे को ले जाए और बदले में मुझे मेरी बच्चे लौटा दे। इतनी भयंकर और डरावनी वाली बातें सुन के एना वहीं पे पूरी तरीके से डर जाती है।
लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ला योरोना की कहानी सच है, क्योंकि पिछली रात को ही वो ला योरोना से मुकाबला कर चुकी। जैसे कि वो ला योरोना यानी कि दोनों बच्चे को निशाना बना ली थी और इसीलिए ला योरोना उसी घर में हाजिर होती है जहाँ पे क्रिस को उसकी आवाजें सुनाई देते हैं। वो अपने घर के अंदर जाके देखी खिड़की खुली हुई है और पर्दे उड़ रही थी। पर्दे के पीछे से ला योरोना आके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। इतने में ला योरोना तभी क्रिस को ऊपर से नीचे सीढ़ी में धकेल देते हैं। उसकी मम्मी घर में पहुंच जाती है। उसे अस्पताल में ले जाया गया। जैसे कि याना काम करती है चाइल्ड सर्विस में, उन लोगों को मालूम चल जाता है। रात के दौरान याना अपने दोनों बच्चों के साथ डिनर कर रही थी। उसी टाइम पे दरवाजे में खटखट पड़ती है। देखी कूपर आके हाजिर हुए हैं। चाइल्ड सर्विस से उसके पीछे आए हैं डोना सवाल जवाब करने के लिए। एना को घर के बाहर खड़ा करके डोना उसकी 2 संतानों के साथ बातें करती है, लेकिन बातचीत के आखिर में बाहर आके डोना एना को कहती है, तुम्हारे बच्चे के साथ बातें करने के बाद मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। जैसे कि एना भी जानती है कि घर में कौन है, वो ला योरोना, और उसी चीज को साबित करने के लिए वो अपनी बेटी के सामने जाके बातें करने की कोशिश कर रही थी। और उसी टाइम पे उसकी बेटी बाथटब में नहा रही थी, लेकिन उसके पीछे भी ला योरोना हाजिर हो गई थी। एक बार तो ला योरोना पीछे से समंथा के सिर के ऊपर शैम्पू को रगड़ने लगी और नीचे क्रिस तभी अपनी मॉम को बता रहे थे, मैंने इसी घर में एक औरत को देखी जो हम दोनों को चाहती हैं, वो हम दोनों को मारना चाहती हैं। लेकिन ऊपर बाथटब में ला योरोना तभी पानी के अंदर डूबो के समंथा को मारने की कोशिश कर रही थी। समंथा अपने पैर हाथों को छटपटा रही थी और इसी की आवाज सुन के तुरंत उसकी मॉम अंदर जाके देखी समंथा पानी के अंदर डूबी हुई है। उसे बाहर लाती है, लेकिन उसी टाइम पे क्रिस कहा, मॉम पीछे देखिए। वो पीछे देखते ही देखे ला योरोना अपनी असली अवतार में हाजिर हुए हैं, जिसकी मुंह पूरी तरीके से सफेद है, जिसकी आंखों के अंदर से काले खून निकल रहे हैं, जिसकी आंखें पूरी तरीके से येलो हैं। बाथरूम के दरवाजा बंद करके तुरंत ही अपने दोनों बच्चे को लेके सीधे हाजिर होती है चर्च में। फादर पेरेस को सब कुछ बताती है, लेकिन वो जानती है ला योरोना कितनी खतरनाक है। वो काम करने के लिए राजी तो हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए उसे पोप से ऑर्डर लेनी होगी, जो करने में तकरीबन 2 हफ्ते के ऊपर ही टाइम लगेगा। और यकीनन याना के हाथ में इतने ज्यादा टाइम तो है ही नहीं। तभी फादर पेरेस बताते हैं एक और शख्स के बारे में जो पहले चर्च में काम किया करता था, लेकिन उसे निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपनी तरीके से काम करते हैं। उसका नाम राफाइल। ये सब सुनने के बाद ही है ना बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना करके वह सीधे हाजिर होती है। फादर पेरेस जो एड्रेस दिए थे उसी एड्रेस में अंदर जाते हैं। राफाइल एना को पहचान लेती है क्योंकि वो एना को देखे थे पैट्रिसिया के बेटे के फ्यूनरल में। और उसी टाइम पे राफाइल की नजर जाता है एना की बेटे के हाथ में जहाँ पे निशान बनी हुई थी। सवाल करते राफाइल कहा, मैं ला योरोना को देखा नहीं, लेकिन मैं उसके निशान को पहचानता हूँ। फिर एना इसके बाद ही जो काम करने यहाँ पे आई थी वो सभी कुछ बातें बताती हैं, और वही सब बातें सुनकर राफाइल राजी होती है क्योंकि वो तो यही सब काम करती हैं। इसके बाद एना राफाइल को लेके अपने घर में जाती है। राफाइल घर के अंदर जाने के बाद टेबल के ऊपर एक कपड़े को डाल के और टेबल के ऊपर कटोरी के सामने 2 अंडे को रख के कुछ मंत्रों को पढ़ने के बाद ही कहता है, अगर इस घर में कोई भी बुरी आत्मा होती है तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इस अंडे के अंदर काली खून आ जाएगी। मंत्र पढ़ना खत्म होने के बाद ही वो सभी लोग देखते हैं टेबल के ऊपर रखी गई अंडे अपने आप ही हिल रही थी। इसके बाद ही सभी अंडे को तोड़ देते हैं और निकल आते हैं उसके अंदर से काली काली पदार्थ, यानी घर के अंदर वो एंटिटी है जिसे कहा जाता है ला योरोना। ये सभी कुछ सुनने के बाद और जानने के बाद राफाइल ऑर्डर दे देते हैं एक घर के कमरे को पूरी तरीके से खाली करके मोमबत्ती के जरिए उसे सजाने के लिए। इतने में क्रिस तभी राफाइल की बैग के अंदर से एक लकड़ी से बनी क्रॉस को उठा के पूछते ही राफाइल कहा, ये लकड़ी उसी पेड़ से बनी है जिस पेड़ में जो फूल उगती है वो फूल दिखने में आग की लौ की तरह लगती हैं, इसीलिए उस पेड़ को कहा जाता है द फायर ट्री। और वो पेड़ उस दिन रो रही थी जब ला योरोना अपनी बच्चे को पानी के अंदर डुबो के मार रही थी, यानी वो पेड़ ला योरोना की कमजोरी है। फिर सब कुछ तैयार होने के बाद उसी मोमबत्ती की सर्कल के अंदर उन 3 माँ बेटा को बिठा के वो बाहर खड़े होकर अपने हाथ में एक झुनझुनी लेके बजाने लगे थे, क्योंकि अगर घर में वो आ गई थी तो वो मोमबत्ती बुझ जाएगी
फिर ला योरोना आती है, मोमबत्ती बुझ जाती है और पीछे से एना को खींच के दीवार में पटक देती है। और ये देखने के बाद ही वो दोनों भाई बहन जाके टेबल के नीचे छुप जाते हैं। लेकिन वहां पे भी ला योरोना जाके क्रिस के हाथ को पकड़ के जैसे ही घर से बाहर ले जाने वाली थी, और उसी टाइम पे राफेल क्रिस की हाथ पकड़ के अपनी छोटी सी शीशी के अंदर से कुछ पदार्थों को निकाल के सीधे ही योरोना की मुंह के अंदर मारती है। उसकी मुंह की स्किन जलने लगी और वो सीधे जाके गिरती है घर के बाहर। और उसी टाइम पे अपनी जेब के अंदर से कुछ चीजों की पाउडर निकाल के दरवाजे में डाल देते हैं। पूछते ही राफेल कहते हैं ये एक तरह की लाइन है ला योरोना को रोकने के लिए, क्योंकि वो ये पार नहीं कर पाएगी। ये बनी है दी फायर ट्री की लकड़ी के घोड़े से। और उसी टाइम पे ला योरोना घर के अंदर आने वाली थी, लेकिन वो घर के बाहर से अंदर नहीं आ पाई। लेकिन ला योरोना वहीं पे नहीं रुकती है, घर के पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश करती है और वहीं पे उसी दरवाजे के नीचे लाइन टानने के लिए राफेल चले जाते हैं, लेकिन पीछे पड़ जाती हैं समंथा। समंथा अपने पास एक डॉल को हमेशा ही रखती थी जिसकी नाम मिस्टी। वो डॉल घर के बाहर पड़ी हुई थी और उसे लेने के लिए वो जैसे ही अपने हाथ को पकड़ के डॉल को लेने वाली होती है, तभी वो लाइन कट जाती है और ला योरोना वहीं से समंथा को उठा के ले चले गई। क्योंकि ला योरोना बच्चों को पानी के अंदर डुबो के मारने वाली थी, इसीलिए पीछे स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाती है उसकी मम्मी एना, और वहीं पे भी दोनों माँ बेटी को पानी में डुबो के मारने लगी ला योरोना। इतने ऊपर से राफेल अपने हाथ से कुछ चीजों को पानी के अंदर डाल के मंत्रों को पढ़ने के बाद ही एना अपनी बेटी को लेके ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद ही राफेल को पूछते ही वो कहा मैं उसी चीज के जरिए स्विमिंग पूल के पानी को पवित्र बना दिए। लेकिन एना वहीं पे योरोना की गले के अंदर लटकती हुई उसी हार को छीन लेती है। लेकिन खतरा तभी भी नहीं टला था। फिर राफेल की बातों के मुताबिक एना तभी अपने दोनों बच्चे को अभी के लिए एक अलमीरा के अंदर डाल देती है जैसे पैट्रिसिया ने डाली थी। घर के अंदर तब तक सभी कुछ शांत थी, क्योंकि उस लाइन को दोबारा राफेल बना दिए थे। नीचे वो दोनों बैठे हुए थे राफेल और एना। इतने में बिल्कुल ही शांति से पैट्रिसिया घर के अंदर चली आती है। अलमीरा के अंदर से दोनों बच्चे को लेके वो निकलने वाली होती है। उसके हाथ में गन मौजूद है, क्योंकि पैट्रिसिया अभी आई है इन दो बच्चों को ला योरोना को सौंपने के लिए। बदले में ला योरोना उसे उसके बच्चे को लौटा देगी जो उसे लगता है। फिर इतने में पैट्रिसिया तभी अपनी पैरों के जरिए घर की उसी लाइन को हटाते ही ला योरोना आके सीधे ही हमला करती है इन सभी के ऊपर। अपनी जान को बचाने के लिए वो दोनों भाई बहनें तभी अपनी मॉम से पाई है उसी लॉकेट को लेके घर की अटिक में चली जाती हैं। लेकिन वहां पे भी ला योरोना पहुंच जाती है। वो सामने आ रही थी। इतने में उस लॉकेट को सामने पकड़ते ही वो ला योरोना अपनी असली इंसानी रूप में वापस आती है। यानी ला योरोना उस लॉकेट को देखने के बाद ही कुछ मिनट के लिए ही सही वो अपनी इंसानी अवतार में आ गई थी। लेकिन पीछे हटने की वजह से पास में ही शीशे की कपड़े नीचे गिरते ही वो अपने आप को दर्पण में देखी तो वो एक शैतान आत्मा है। वो दोबारा अपनी वापस रूप में लौट जाती है और वहीं पे दोनों को मरने की कोशिश करते ही पीछे राफेल और एना पहुंच जाते हैं। जैसे ही ला योरोना एना को मारने वाली होती है, राफेल लकड़ी से बनी उसी क्रॉस को देते ही एना उसी क्रॉस को लेके सीधे ला योरोना की सीने के अंदर मार देती है और आखिर में ला योरोना वहीं पे दोबारा मारी जाती है जो आत्मा के रूप में इस दुनिया में वापस आई थी। और इसी तरीके से एना आखिर में अपनी दोनों बच्चे को बचा लेती हैं। लेकिन सवाल तभी भी ये छूट जाता है कि क्या एक इंसान आत्मा को इस दुनिया से मिटा सकता है? क्योंकि जब एक रोज एना अपनी दोनों बच्चे को स्कूल से घर ले जा रही थी तभी उसी के घर के सामने जमीन के ऊपर कुछ पानी गिरा पड़ा था और उसी पानी में उसकी रिफ्लेक्शन को वो देख रही थी और उसकी आंखों में एक गंभीर डर नजर आती है जो कहीं न कहीं ये बता रही थी कि एना को अभी भी ला योरोना की मौजूदगी महसूस होती है।